नमस्कार मित्रों। आज हम छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश के बारे में जानेंगे और उससे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में किन के राजवंशों ने छत्तीसगढ़ में अपनी सत्ता स्थापित किए और सत्ता स्थापित कर शासन चलाए। इन राजवंशों का हम कालक्रम भी देखेंगे और कालक्रम के अनुसार कौन से राजवंश पहले शासन में आए, उसके मध्य शासन में कौन आए, उसके बाद शासन में कौन आए। इस प्रकार हम छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय राजवंश हैं उनके संबंध में आप विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे चैनल से अभी तक अगर आप नहीं जुड़े हैं तो कृपया हमारे चैनल से जुड़ें और इस बात का अधिक से अधिक फायदा उठाएं और अपने नज़दीकी जो भी भाई एवं बहन हैं उनको आप भेजें जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यह क्लास अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्लास है जिसमें हम छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्लास को अंत तक जरूर देखते हैं क्योंकि हम इसमें ऐसे कई महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं जो हमारे इस वीडियो में परीक्षा उपयोगी अत्यंत ही अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो हम आज चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ के जो प्रथम स्थानीय राजवंश है वो कौन से स्थानीय राजवंश है और छत्तीसगढ़ को किन किन समयों में किन किन नामों से जाना गया है। छत्तीसगढ़ को किन किन भागों को, छत्तीसगढ़ के कौन से भाग को किस नाम से किस राजवंश के द्वारा बोला गया है, इसके संबंध में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जल्दी आप अपने नोट्स वगैरह निकाल लें और हमारे द्वारा बोले जा रहे बातें वह स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं जो क्लास लेक्चर है उन सभी को नोट डाउन करते करें। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र था उसे स्थानीय राजवंश को हम पढ़ने से पहले अब दो भागों में बात करते हैं क्योंकि कुछ राजवंश ऐसे हैं जिन्होंने बस्तर के राजवंश कहलाए और कुछ राजवंश वो हैं जो दक्षिण कोतम के राजवंश कहलाए। हम आगे बताएंगे कि किस क्षेत्र को बस्तर कहा गया और किस क्षेत्र को दक्षिण कोतल कहा गया। दक्षिण कोतल क्षेत्र को किस क्षेत्र को कहा गया इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो छत्तीसगढ़ जो है उसको दो भागों में बांटा गया था। दो भाग उनका यह था कि दक्षिण कोतल का क्षेत्र और दूसरा बस्तर का क्षेत्र। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दक्षिण कोतल क्षेत्र में किस राजवंशों ने शासन किया और बस्तर के क्षेत्रों में किस राजवंशों ने शासन किया। दक्षिण के क्षेत्र में शासन करने वाली प्रथम राजवंश है राजर्षि कुलवंश। राजर्षि कुलवंश जो 5वीं सदी से लेकर 6वीं सदी तक शासन के बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। और दूसरा जो है दक्षिण कोतल में शासन करने वाले राजवंश है वो शरभपुरी वंश है। शरभपुरी वंश के पश्चात शैल वंश ने यहाँ शासन किया, सोम या पांडु वंश ने यहाँ शासन किया और पांडु वंश जो शासन किए इनकी चार स्थान है जिन पर इन्होंने शासन किए, जैसे कि मैतर क्षेत्र में उन्होंने शासन किए, दक्षिण कोतल क्षेत्र में उन्होंने शासन किए, कलिंग में उन्होंने शासन किए और कांकेर क्षेत्र में भी पांडु वंश ने शासन किया। इसके पश्चात है बाण वंश है, एक इलाका है अपना हरिनाभ वंश। हरिनाभ वंश जो है वो कवर्धा कबीरधाम क्षेत्र में उन्होंने शासन किया है। इसी प्रकार बस्तर के राजवंश के अंतर्गत 3 राजवंश है। पहला नल राजवंश है, नल वंश है और दूसरा सिंगप राजवंश है और तीसरा जो है वो काफी वंश है।
पहला है ईरानी वंश, दूसरा है शीतकनाथ वंश और तीसरा काकतीय वंश। इस प्रकार दोस्तों छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में यदि हम भारतीय इतिहास को देखें तो भारतीय इतिहास के जितनी भी घटनाएं हैं जो छत्तीसगढ़ को प्रभावित की, वो छत्तीसगढ़ के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ते हैं। अब छत्तीसगढ़ के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में पढ़ने के क्रम में हम छत्तीसगढ़ में के इतिहास को हम दो भाग में बांट कर पढ़ते हैं। एक दक्षिण कोसल के क्षेत्र का इतिहास पढ़ते हैं और एक बस्तर के क्षेत्र का इतिहास पढ़ते हैं। हमने दक्षिण कोसल के क्षेत्र के इतिहास में देखा कि राजर्षि कुल वंश जो है वो छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थायी राजवंश है। हमारा आज का जो मुख्य टॉपिक है वो छत्तीसगढ़ के स्थायी राजवंश से संबंधित है और छत्तीसगढ़ के स्थायी राजवंश के हमने टॉपिक लिया है दोस्तों, एक राजवंश लिया है जिसका नाम है राजर्षि कुल वंश। राजर्षि कुल वंश का शासन अवधि जो है वो 4वीं से 6वीं सदी तक है। उसी प्रकार आप इन फैक्ट को याद भी कर सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं कि जैसे राजर्षि कुल वंश का शासन अवधि 4वीं से 6वीं ईस्वी तक है, वहीं सरभपुरी वंश का 5वीं से 6वीं ईस्वी तक है, शैल वंश का 5वीं से 12वीं ईस्वी तक है और तोम वंश का 5वीं से 12वीं ईस्वी तक। बार वंश जो है वो 870 से 895 ईस्वी तक है और खड़ीनाग वंश का 11वीं से 14वीं सदी तक है। उसी प्रकार तोम वंश पांडु वंश का जो भाग है वो है 5वीं सदी तक हिमाचल का कोई वंश चलना है और 6वीं से 8वीं सदी तक दक्षिण कोसल में भी पांडु वंश। वहीं कलिंग का तोम वंश 9वीं से 11वीं ईस्वी तक है और कांकेर का तोम वंश है वो 12वीं ईस्वी तक है। बस्तर के राजवंश से नर वंश 4वीं से 12वीं ईस्वी तक और शीतकनाथ वंश का वो काल अवधि है वो 11वीं से 14वीं ईस्वी तक है और काकतीय वंश का जो काल अवधि है वो 14 से 20वीं ईस्वी तक है। हमने बताया कि राजर्षि कुल वंश जो है वो छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय राजवंश है। छत्तीसगढ़ में राज करने वाले राजवंश को अपने शासन काल में छत्तीसगढ़ को अलग अलग नामों से संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ में राज करने वाले राजर्षि कुल वंश प्रथम राजवंश है। राजर्षि कुल वंश का संस्थापक जो है वो पूरा खूर है। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्थानीय राजवंश का संस्थापक यदि आपसे पूछा जाए तो आप पहले तो ये समझिए कि राजर्षि कुल वंश छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय राजवंश है और इस वंश के जो संस्थापक है वो पूरा खूर है। इसकी जो जानकारी है वो हमें प्राप्त होती है भीमसेन भीति के राजर्षि कुल वंश के भी एक शासक है जो 6वें क्रम के शासक है और 6वें क्रम के शासक का ही एक ताम्रपत्र आरंभ से प्राप्त हुआ है जिसमें इस वंशों का इस वंश के जितने भी शासक हुए उस वंश की जानकारी दी गई है। वहीं से यह जानकारी प्राप्त होती है कि राजर्षि कुल वंश के जो संस्थापक है वो सूर है और इनकी कालावधि 4वीं से 6वीं शताब्दी तक थी। इनका प्रभाव क्षेत्र आरंभ रायपुर तक था, आरंभ रायपुर क्षेत्र में था क्योंकि राजधानी भी आरंभ ही था। इनके समकालीन जो राजवंश हुए वो सरभपुरी वंश और सैन वंश हुए। दोस्तों आप समझना ये है कि सरभपुरी वंश एवं सैन वंश राजर्षि कुल वंश के समकालीन हुए। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरभपुरी वंश के समकालीन अगर देखा जाए तो सैन वंश और राजर्षि कुल वंश है। इसी प्रकार सैन वंश की अगर हम समकालीन की बात करें तो सरभपुरी वंश और राजर्षि कुल वंश इनके समकालीन होंगे।
राजर्षि कुल वंश की राजधानी जो है वो आरंग रायपुर है, और इनकी राज मुद्रा में, इनकी जो राज मुद्रा है उस राज मुद्रा में सिर अंकित होते थे। इनकी उपाधि की बात करें तो इस वंश के राजाओं ने राज्य योगी का उपाधि धारण किया था। राजर्षि कुल वंश की जो जानकारी है वो हमें इस वंश की राजधानी आरंग से भीमसेन ऋषि का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था। इसी ताम्रपत्र से इस वंश के शासकों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इनके प्रमुख शासक के बारे में यहाँ हमने इंडेक्स तैयार कर दिया है। दोस्तों आप इसे अच्छे से याद कर लें, क्योंकि यह परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि प्रमुख राजर्षि कुल वंश के तीसरे क्रम के शासक कौन है। जैसे तीसरे क्रम के शासक इसमें विभीषण दिया गया है। प्रमुख शासक अगर आप याद करें तो इसे इस प्रकार याद करें, पूरा इसके संस्थापक है, दूसरा शासक जो है वो दैत्य प्रथम है, और तीसरा शासक जो है वो विभीषण है, और चौथे क्रम के जो शासक है वो भीमसेन प्रथम है, और पांचवें क्रम के शासक जो है वो दैत्य वर्मा द्वितीय है। तो उसको इसे याद रखें कि दैत्य प्रथम दूसरे क्रम के शासक है और दैत्य वर्मा द्वितीय पांचवें क्रम के शासक है, और छठवें क्रम के जो शासक है वो भीमसेन द्वितीय है। और इसी भीमसेन द्वितीय से ही आरंग ताम्रपत्र के इस वंश की शासन के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसे आप अच्छे से याद कर लें। भीमसेन ऋषि के आरंग ताम्रपत्र से और कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है, तो दोस्तों आप क्रम से देखते जाएं कि और कौन कौन से भीमसेन ऋषि के आरंग ताम्रपत्र से आपको जानकारी प्राप्त होती है। इस अभिलेख से राजर्षि कुल वंश के 6 शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों हमने देखा कि इस वंश के 6 शासक हुए, जैसे सूरासुर, दैत्य प्रथम, विभीषण, भीमसेन, दैत्य वर्मा, भीमसेन ऋषि। आरंग ताम्रपत्र से इस वंश के 6 शासकों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण कोस्टल क्षेत्र में आरंग रायपुर के क्षेत्रों में इस वंश ने अपनी सत्ता स्थापित किया था। छत्तीसगढ़ आरंग जो है वो आज वर्तमान में रायपुर जिला के अंतर्गत आता है। आरंग रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और इसी आरंग क्षेत्र में राजर्षि कुल वंश ने अपनी सत्ता स्थापित किया था, और आसपास के क्षेत्रों में भी इन्होंने अपनी सत्ता को चलाया था, शासन चलाया था। इस अभिलेख से यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि भीमसेन ऋषि के द्वारा, दोस्तों यह पॉइंट नोट डाउन कर लें कि इसी अभिलेख से यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि भीमसेन ऋषि के द्वारा हरिस्वामी और बक स्वामी को टुंडा में स्थित तुलना में स्थित भटपल्ली नामक गांव को दान में देने की जानकारी मिलती है। राजर्षि कुल वंश के 6वें क्रम के जो शासक है भीमसेन ऋषि के आरंग ताम्रपत्र से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि भीमसेन ऋषि के द्वारा हरिस्वामी और बक स्वामी को तुलना में स्थित भटपल्ली नामक गांव को दान में दिया है। इस प्रकार आगे दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य है, फैक्ट है, इसे भी आप याद रखें। और यह राजवंश छत्तीसगढ़ में राज करने वाला प्रथम स्थानीय राजवंश, यह बात हमने पहले भी देख लिया है, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। होता यह है दोस्तों के बार बार उसी फैक्ट को बार बार पढ़ने के ये सभी डाटा जो है वो याद हो जाती है, इसलिए हमने इसे
बार बार रिपीट हो, इस प्रकार हमने टेस्ट किया है कि आप एक ही बार पढ़ें और आपको सारी बातें याद हो जाएं। यह राजवंश छत्तीसगढ़ में राज करने वाला प्रथम स्थानीय राजवंश था। प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार यह है कि राजर्षि कुल वंश का संबंध कलिंग नरेश खारवेल के वंश से था। प्रोफेसर हीरालाल का मत है कि इस वंश राजर्षि कुल वंश का संबंध जो है वो कलिंग नरेश खारवेल के हाथ का संबंध था। कलिंग नरेश के हाथी गुम्बा अभिलेख में राजर्षि कुल वीर संबोधन मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि राजर्षि कुल वंश का संबंध कलिंग नरेश खारवेल से था। इस वंश के राजाओं ने गुप्त संवत का प्रयोग किया था। राजर्षि कुल वंश के जो राजा हुए इन्होंने गुप्त संवत का गुप्तों के द्वारा गुप्त शासन में एक संवत चलाया गया था जिसे गुप्त संवत कहा गया, और उसी गुप्त संवत का प्रयोग राजर्षि कुल वंश के राजाओं ने किया था। इससे यह स्पष्ट जानकारी हो जाती है कि राजर्षि कुल वंश गुप्तों के अधीनता को स्वीकार करते थे। हमने कहा दोस्तों कि पहले तो यह कहा कि प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार राजर्षि कुल वंश का जो संबंध है वो कलिंग नरेश खारवेल से था, और इसकी जानकारी हमें जो प्राप्त होती है वो हाथी गुम्बा अभिलेख में अंकित है। राजर्षि वंश कुल वीर 3 यह संबोधन अंकित है। इससे यह जानकारी मिल जाती है कि कलिंग नरेश खारवेल से राजर्षि कुल वंश का संबंध था, और इस वंश के राजाओं ने गुप्त संवत का प्रयोग किया था। गुप्त संवत का प्रयोग करने से हमें यह स्पष्ट जानकारी हो जाती है कि राजर्षि कुल वंश के जो राजा हुए वे गुप्तों की अधीनता को स्वीकार करते थे। दोस्तों, इस प्रकार हमने आज के क्लास का जो समय है वो बहुत कम समय में हमने इसलिए फैक्ट को एक अच्छे प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमने जानने का प्रयास किया और समझा, और हमें उम्मीद है कि आप इसे अपने मन मस्तिष्क में बैठा कर इसका और अवलोकन करेंगे और अच्छे से इसको याद रखेंगे और याद करेंगे। इसमें हमसे किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो उसके लिए आप हमें कमेंट करें और सुझाव दें कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, यह क्लास कैसा लगा। हमने सबसे पहले देखा दोस्तों इसमें कि राजर्षि हमने सबसे पहले इसमें देखा दोस्तों के छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश, और उससे पहले हमने जाना कि छत्तीसगढ़ को 2 भागों में क्यों तोड़ा गया था, अर्थात 2 भागों में क्यों हम इनके स्थानीय राजवंश के इतिहास को पढ़ते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश जो हुए वे एक तो बस्तर के राजवंश हुए और दूसरा दक्षिण कोसल के राजवंश हुए। तो बस्तर क्षेत्र के राजवंश की जो कालावधि है वो अलग है और दक्षिण कोसल के राजवंश की जो कालावधि है वो अलग है। इस प्रकार दोनों क्षेत्रों में अलग अलग राजवंशों ने राज किया। इस तरह हम इसे 2 भागों में तोड़कर पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश, दक्षिण कोसल के राजवंश और बस्तर के राजवंश। और दक्षिण कोसल के राजवंश के अंतर्गत हमने आज पढ़ा राजर्षि कुल वंश, और अगले वीडियो में दोस्तों हम अगले क्लास के छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश के अंतर्गत हम सरबपुरी वंश का अध्ययन करेंगे। और आज हमने जो पढ़ा राजर्षि कुल वंश, उससे संबंधित हम परीक्षा में बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार के हमारे इस टॉपिक से या
किस वंश राजर्षि कुल या कुल वंश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं या बन सकते हैं, आने वाली परीक्षाओं में इसकी बनने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों हमारा ये पहला प्रश्न है कि राजर्षि कुल या कुल वंश के शासकों की जानकारी इस वंश के किस शासक के अभिलेख ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। आप अगर हमारे वीडियो को अच्छे से स्टडी किए हैं, समझ पाए हैं, तो दोस्तों उम्मीद है कि इस प्रश्न का उत्तर आप फटाफट बिना किसी देरी के दे पाएंगे। और इस प्रकार के प्रश्न साधारण है क्योंकि राजर्षि कुल वंश जो है वो एक कालावधि भी बहुत कम समय की है। इस कारण उनके शासनकाल में ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं हुई, कुछ 2-4 ही ऐसी घटनाएं हुई हैं। ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, राजर्षि कुल वंश के शासकों की जानकारी इस वंश के किस शासक के अभिलेख ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन है भीमसेन प्रथम, दूसरा ऑप्शन है भीमसेन द्वितीय, और तीसरा है दैत्य प्रथम, और चौथा है दैत्य वर्मा द्वितीय। प्रश्न है राजर्षि कुल वंश के शासकों की जानकारी इस वंश के किस शासक के अभिलेख ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। पहला है भीमसेन प्रथम, दूसरा है भीमसेन द्वितीय, तीसरा है दैत्य प्रथम, और चौथा है दैत्य वर्मा द्वितीय। उम्मीद है दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट के माध्यम से देंगे। और जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं दोस्तों, वो जल्द इस प्रश्न का आंसर दें और अपने आप को परखें कि पढ़ने के बाद हमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो याद हो रही हैं। ऑप्शन पहला है भीमसेन प्रथम, दूसरा है भीमसेन द्वितीय, तीसरा है दैत्य प्रथम, और चौथा है दैत्य वर्मा द्वितीय। दोस्तों इसका सही आंसर है भीमसेन द्वितीय। भीमसेन, हमने पढ़ा कि भीमसेन द्वितीय के आरंभ ताम्रपत्र में से इस वंश के शासकों की जानकारी मिलती है। इस वंश के 6 शासकों की जानकारी हमें प्राप्त होती है, जिसकी सही उत्तर हम एक बार याद कर लेते हैं। सही उत्तर है बी ऑप्शन, भीमसेन द्वितीय। भीमसेन द्वितीय के ही आरंभ ताम्रपत्र से इस वंश की हमें जानकारी प्राप्त होती है। 6 शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, अगला हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, भीमसेन द्वितीय के आरंभ ताम्रपत्र में भीमसेन द्वितीय के द्वारा हरि स्वामी और बक स्वामी को सुंडा में स्थित कौन से गांव दान में देने की जानकारी मिलती है। प्रश्न है भीमसेन द्वितीय के आरंभ ताम्रपत्र में भीमसेन द्वितीय के द्वारा हरि स्वामी और बक स्वामी को सुंडा में स्थित कौन से गांव दान में देने की जानकारी मिलती है। पहला ऑप्शन है पटपल्ली गांव, दूसरा है सरायपल्ली, तीसरा है कुटी, और चौथा है भटपल्ली। दोस्तों पहला ऑप्शन है पटपल्ली, दूसरा है सरायपल्ली, तीसरा है कुटी, चौथा है भटपल्ली। इसका सही उत्तर दे दोस्तों। प्रश्न है भीमसेन द्वितीय के आरंभ ताम्रपत्र में भीमसेन द्वितीय के द्वारा हरि स्वामी और बक स्वामी को सुंडा में स्थित कौन से गांव दान में देने की जानकारी मिलती है। दोस्तों इसका सही आंसर है भटपल्ली। भीमसेन द्वितीय के आरंभ ताम्रपत्र से कि हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि हरि स्वामी और बक स्वामी को सुंडा में स्थित भटपल्ली नामक गांव को दान में देने की जानकारी मिलती है। सही उत्तर इसका जांच लेते हैं दोस्तों, भटपल्ली। अगला प्रश्न है राजर्षि कुल वंश के राज मुद्राओं में खाली स्थान अंकित होते थे। प्रश्न है राजर्षि कुल वंश के राज मुद्राओं में खाली स्थान अंकित होते थे।
पहला ऑप्शन है मयूर, दूसरा है घोड़ा, तीसरा है सिंह और चौथा है हाथी। फटाफट इसका आंसर दे दोस्तों, टॉपिक बहुत छोटी है, आराम से आपको याद हो जाएंगे। धीरे धीरे पढ़िए, आराम से पढ़िए और मजे मजे से पढ़िए। प्रश्न है, राजर्षि तुल्य कुलवंश के राज मुद्राओं में खाली स्थान अंकित होते थे। पहला ऑप्शन है मयूर, दूसरा है घोड़ा, तीसरा है सिंह और चौथा है हाथी। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, सिंह अंकित होते थे। राजर्षि तुल्य कुलवंश के शासकों ने जो उपाधि धारण किया वो राज योगी का उपाधि धारण किया, और इनकी जो राजमुद्राओं में जो हमें मिले हैं अर्थात तिल मिले हैं वो सिंह का मिला। सही उत्तर ज्ञात कर लेते हैं, सही उत्तर सिंह है। चौथा प्रश्न है दोस्तों, दिए गए छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंशों में राजर्षि तुल्य कुलवंश के समकालीन है। प्रश्न है, दिए गए छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंशों में राजर्षि तुल्य कुलवंश के समकालीन राजवंश है। पहला है कलवंश, सैलवंश एवं सरबपुरी वंश, दूसरा है छिंदक नागवंश, तीसरा है बाणवंश, चौथा है खड़ी नागवंश। सैलवंश एवं सरबपुरी वंश, दूसरा है छिंदक नागवंश, तीसरा है बाणवंश, चौथा है खड़ी नागवंश। प्रश्न है दोस्तों, दिए गए छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंशों में राजर्षि तुल्य कुलवंश के समकालीन है। समकालीन अर्थात जिस समय राजर्षि तुल्य कुलवंश का शासन चल रहा उसी समय उनके समकालीन आसपास के क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ में भी आसपास के क्षेत्रों में उनके समकालीन कौन कौन से राजवंश थे। इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर, अर्थात पहला ऑप्शन जिसका सही है, सैलवंश एवं सरबपुरी वंश। हमने चर्चा किया है दोस्तों कि सैलवंश एवं सरबपुरी वंश राजर्षि तुल्य कुलवंश के समकालीन थे। इस प्रकार यह स्पष्ट होती है कि राजर्षि तुल्य कुलवंश भी सैलवंश के समकालीन थे और सरबपुरी वंश के भी समकालीन थे, और सरबपुरी वंश और राजर्षि तुल्य कुलवंश इसके समकालीन सैलवंश। दूसरा जो छिंदक नागवंश है वो छिंदक नागवंश बस्तर क्षेत्र के राजवंश थे, और बाणवंश जो है वो दक्षिण कोसन के स्थानीय राजवंश के ही एक क्रम है, और चौथा खड़ी नागवंश जो है वो खड़ी नागवंश कौरवा अर्थात कबीरधाम के स्थानीय राजवंश खड़ी नागवंश है। इसकी सही उत्तर एक बार जांच कर देते हैं, सैलवंश एवं सरबपुरी वंश। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, राजर्षि तुल्य कुलवंश के शासकों ने स्वयं को खाली स्थान कहा है। प्रश्न है, राजर्षि तुल्य कुलवंश के शासकों ने स्वयं को खाली स्थान कहा है। पहला है महाराजाधिराज, दूसरा है महाराज, तीसरा है राजाओं का स्वामी, चौथा है पुरोहित। प्रश्न है दोस्तों, राजर्षि तुल्य कुलवंश के शासकों ने स्वयं को खाली स्थान कहा है। तो पहला ऑप्शन है महाराजाधिराज, दूसरा है महाराज, तीसरा है राजाओं का स्वामी, चौथा है पुरोहित। ये हमारा सही प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का हमें कमेंट में जवाब दें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जितने भी भाई बहन दोस्त
जो भी व्यक्ति है जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट है जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको यह वीडियो शेयर करें, अपने मित्रों को शेयर करें। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कृपया लाइक बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के हम और लगातार क्लास को आगे बढ़ाते हुए हमने राजर्षि तुल्य कुलवंश पर चर्चा किए और पढ़ा और जाना। राजर्षि तुल्य कुलवंश की स्थापना से लेकर हम इनके संबंध में बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा किया। और इसी प्रकार हम अपने अगले वीडियो में अर्थात अगली क्लास में हम सरस्वती वंश पर चर्चा करेंगे और उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लेकर आएंगे। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।